आज हम फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकी और सारे हम क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। हमने आपसे कहा था कि हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वे रिलेट करते हैं प्रकाश से, ध्वनि से और कार्य, समय और ऊर्जा से। ठीक है, तो इन सब से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। अभी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है। वो सरप्राइज यही है कि मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया है। अब हम इजीली यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नेटवर्क की कृपा रही तो कुछ दिन में हम लाइव क्लासेस भी ले पाएंगे। वो सब कुछ नेटवर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की शुरुआत करें तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैंने एमसीक्यू के जो ऑप्शंस है वो नहीं लिए हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए है कि इसका अर्थ है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होगा। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी और बिंब से 2 गुना होगा। तीसरा, प्रतिबिंब आभासी और बिंब का आधा होगा। चौथा, प्रतिबिंब आभासी और इसके बिंब के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन है। तो हम अगर बात करें समतल दर्पण की, तो हम समतल दर्पण के बारे में हमें क्या पता है? हमने आपको क्या बताया था? समतल दर्पण से जो भी इमेज बनती है वह दर्पण से ठीक बराबर बनती है। जितनी दूरी पर आप स्थित होंगे, या अगर ये कहें कि यह अगर एक समतल दर्पण है तो यहाँ से बिंब जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ बनेगा। और जब पीछे की तरफ इमेज बनता है, जब भी प्रतिबिंब पीछे की बने तो वो कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, कैसा होगा? आभासी होगा। और प्रतिबिंब आभासी होगा। और समतल दर्पण की खास बात क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से जो बिंब है इसकी लंबाई के बराबर होगा। क्या होगा? इसकी लंबाई के बराबर होगा। तो आवर्धन +1 का मतलब क्या है? इक्वल। प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये आभासी है। ठीक है, और 1 का मतलब क्या होगा? यह इसके बराबर है। आ गया समझ में? तो प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी और बिंब के बराबर या वस्तु के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई दर्पण है। ठीक है, कोई दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी वाला एक उत्तल दर्पण से कोई वस्तु या बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ समझे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हो। जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई दे, आप प्रश्न को इस फॉर्मेट में चेंज करते चले जाइए। ठीक है, जैसे आप इस फॉर्मेट में प्रश्न को चेंज करते हैं ना, आपके लिए प्रश्न इजी हो जाता है। तो देखते हैं, एक फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है। तो जैसे ही आपने बनाया, आपके सामने इमेज क्या आई? एक ऐसी इमेज। ठीक है, और इस इमेज की खास बात क्या है? यहाँ पर है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है एक्स डैश, यहाँ पर है वाई और ये है वाई डैश। ये हम आपको बता चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको बताया था कि कैसे इमेज बनती है। तो अब यहाँ पर हम कहाँ पर रखते हैं बिंब को? हम यहाँ बात करें बिंब की, तो बिंब कहाँ पर है? यहाँ पर दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, और बिंब हमेशा इस साइड में होगा, तो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की वजह से यहाँ पर इसका P होगा। ठीक है, इसका जो पोल है, ध्रुव है, वो कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यह इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि अगर ये उत्तल दर्पण है तो प्रकाश कहाँ से आएगा? इस साइड से। प्रकाश किधर से आएगा? यहाँ से, और परावर्तित भी इधर ही होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर हम U को यहाँ रखेंगे। U का मतलब क्या है? बिंब या वस्तु। ठीक है, हम इस साइड में रखेंगे। इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है? फोकस दूरी और P के मध्य में। ठीक है, यहाँ है, इधर इसका F है और यहाँ पर इसका P, सॉरी ये P हो गया और इधर F हो गया। ठीक है, अब इसी के बीच में कहीं वस्तु है तो U यहाँ पर होगा
ठीक है, ये हो गया यू, हमने यहाँ पे वस्तु रख दिया। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा एक इधर होगा, इधर होगा, वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी। तो हमने एक दूरी ली कि अगर यहाँ पर एफ है तो इसके और इसके पोल के बीच में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये फोकस दूरी हो गई, ये पोल हो गया, इसी के सेंटर में यहाँ पर है। तो उत्तल दर्पण के बारे में हम क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण से जो भी वस्तु जो होती है वो दो ही जगह पे रखी जा सकती है, या तो अनंत पर हो बहुत दूर जैसे कि सूर्य, या फिर वस्तु पास में हो। दो ही स्थिति है, या तो अनंत पर हो या फिर वस्तु पास में हो, बस दो ही यहाँ पर स्थितियां बनती हैं। तो दूसरी स्थिति जो है वो क्या है, वस्तु पास में है, ठीक है। तो हमें जो सूत्र पता है वह क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हमें पता क्या है, u पता है हमें और f पता है, v हमें पता करना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पर हम मान रखेंगे और हमें पता चल जाएगा। f का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर, तो 1/15, ठीक है, माइनस 1/u। अच्छा, जब भी कुछ भी यहाँ होगा इधर इस साइड में, मतलब y और x डैश के बीच में, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। या वह अगर बिंब इधर है तो बिंब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बिंब हमेशा ही हम इधर ही रखते हैं। तो यही वजह है कि बिंब हमेशा ही निगेटिव होता है, मतलब जो भी वस्तु होगी वो निगेटिव रखी जाती है, ठीक है। जो यहाँ अगर कोई इमेज बनता है इस साइड में y और x दोनों ही प्लस प्लस है ना, तो यहाँ कोई भी इमेज बनेगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इधर जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, आभासी होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, आभासी ही होती है। तो चलिए उसकी बात बाद में करते हैं। तो यहाँ पर u क्या हो गया, माइनस में, तो माइनस कितना है, 10 -10, ठीक है। अब आगे हम अगर इसको करें तो क्या आएगा, 15 और 10 30 हो जाएगा ना, 15 और 10 करने से क्या हो गया, 30 हो गया, 15 दूनी 30 और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस दोनों प्लस हुआ, प्लस और 10 तिहाई 10 30 15, हाँ तो 3 हो गया, और ये क्या हो गया 5/30, 5 6 के 30। तो v का जो मान आया वो क्या है, 6, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। और ये मान किस में आया है, प्लस में आया है। तो जब भी प्लस में होगा तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 6 सेंटीमीटर, और किधर है, दाईं तरफ, किधर है, दाईं तरफ। मुख्य जो अक्ष है, या ये कहें कि जो ध्रुव है, उस ध्रुव से किधर है, दाईं तरफ है। तो कैसी होगी प्रतिबिंब, आभासी होगा, ठीक है, ये आभासी हो गया। अब इसकी प्रकृति हमने जान लिया कि प्रतिबिंब आभासी होगा, और साथ ही जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसा है, हमेशा ही सीधा बनता है, ठीक है। इस साइड में तो यहाँ पर तो कुछ बनता नहीं है ना, हम यहाँ वस्तु को रखते हैं ना प्रतिबिंब को रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं। अगर इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता तो प्रतिबिंब कैसा होता, उल्टा होता, लेकिन यहाँ कभी बनेगा नहीं, प्रतिबिंब हमेशा यही बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। आ गया समझ में, ये समझ में आया आपको, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब यहाँ भी कभी नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, कभी भी हम इधर का जो वास्तविक, हम क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। हम ये बात जानते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये वो x और y डैश है ना, x और y, x डैश y, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, x डैश और y डैश पर, x डैश और y डैश पर। और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, जो वस्तु होगी उसका उल्टा होगा, वस्तु का उल्टा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है, कैसा होगा, उल्टा होगा। और उल्टा होने के साथ साथ कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा। आ गया समझ में आपको। अब यहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल बता दिया है, तो यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हो रहा है। कई बार फंसने की वजह यही होती है,
यह समझ में नहीं आता u माइनस क्यों है, u माइनस क्यों है, यहाँ का प्रतिबिंब उल्टा क्यों होता है, यह चीज आपको समझ में नहीं आती, तब आपको दिक्कत हो जाती है। तो अब आप यहाँ से समझ गए प्रतिबिंब उल्टा क्यों होगा और यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ उल्टा होता और यहाँ तो बनता ही नहीं है, तो बनता यहाँ पर है तो यहाँ पर सीधा ही बनेगा, ठीक है। और यह मिरर के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, जो पीछे बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसके सामने अगर हम कोई पर्दा लगा दें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए क्या होता है, यह हमेशा ही आभासी होता है। ओके, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, वरना हमें लगता नहीं है कि आपको जरूरत पड़ेगी। अब आप बहुत बेहतर तरीके से, अगर ये वाली इमेज आपने बना ली ना, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आपको करना क्या है, ऐसे रेखा खींचो, यहाँ पर अगर अवतल दर्पण है तो आप ऐसे बनाएंगे, और अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसे, ठीक है, सीधा सा। अगर उत्तल दर्पण है तो आप ऐसे बना लेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे, ओके, समझ में आ गया? अब बस इसके अकॉर्डिंग आपको इमेज बना लिया है। यहाँ इन दोनों में ही होता है जो भी काम होगा, यहाँ पर और यहाँ पर इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो सिर्फ इन्हीं दोनों जगहों पर बनती है। यहाँ पर प्रतिबिंब बिंब जो है वो बिंब यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ का कोई काम ही नहीं है। समझ में आ गया? तो तीन खाने, तीन का काम आप समझ लो। यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे आभासी और सीधा बनेगा, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिटा दे इसको। तीसरा क्वेश्चन है, बिंब की लंबाई अगर एक 5 सेंटीमीटर का बिंब है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बिंब है, यानी एक बिंब की ऊंचाई की बात कर रहा है, लंबाई की बात करें तो मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, और बिंब की ऊंचाई क्या होती है, h होती है, तो h = 5 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा कह रहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाली वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या यानी r क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। r किसके बराबर होता है, = 2f, मतलब फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो f का मान अगर हमें निकालना, तो f का मान क्या हो जाएगा, f = r/2, और ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर, ओके। अगला क्वेश्चन है, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण, ठीक है, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो ये वाला दर्पण हो गया ना, ऐसा ही होगा ना, उत्तल दर्पण है। तो अगला, बिंब की जो दूरी है वह है 20 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, मतलब u = 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v। स्थिति का मतलब होता है v, जब भी स्थिति पूछे तो v ज्ञात करना है। इसकी प्रकृति पूछे तो प्रकृति आपको ज्ञात करनी है, मतलब कि आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, ये आपको यहाँ से ज्ञात करना। साइज जब भी पूछे तो h डैश, किसकी साइज पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को करें आगे, समझ में आ रहा है? तो देखो, हमने इक्वेशन हमें सिर्फ वही पता है, कुछ नहीं पता है, ये समझ के चलते हैं। 1/f = 1/, क्या होता है, v + 1/u, ठीक है। हमें v के बारे में ज्ञात करें तो 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है। 1/f क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 - u का मान क्या है, 20, और यह बिंब है, और बिंब कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे देखें अगर हम, तो ये क्या होगा, 15 और 20 60, ठीक है। तो यहाँ 60 हो गया, 15 चौके 60, 4 हो गया, और 20 तिहाई 60, 3 हो गया, 7/60 हो गया, ठीक है। अब 7 से 60 को काट लो, आ जाएगा कुछ, ठीक है, जो भी आएगा उसके बाद आगे आप कर लोगे। तो यहाँ से v का मान आपको मिल जाएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि v का मान जब आपको मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगी इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चला कि पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है।
आभासी और सीधा होगा। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो इमेज बनता है, जो हाइट होती है, वो हाइट हमेशा ही बिंब की हाइट से छोटी होती है, ठीक है। इसी वजह से जो हम साइड मिरर लगाते हैं ना, गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है, तो उसमें इतनी बड़ी सी, बस इतनी सी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण है वह काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है, और इसीलिए हम उसको साइड मिरर के में लगाते हैं। जबकि जो अवतल दर्पण है उसे हम हेडलाइट में लगाते हैं। जो हेडलाइट्स होती है ना, वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वो प्रकाश को फैलाएगा, ठीक है। जबकि जो सामने है, जो साइड में है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो वस्तु को छोटा कर दे, ठीक है। जो प्रकाश आ रहा है उसको एक पास करें, वस्तु को छोटा कर दे, इसलिए हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या होगा। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति तो हमने बता दी, आभासी और सीधा होगा। साइज आप बताएंगे, इतना मैं बता रही हूँ कि प्रतिबिंब जो बिंब है उससे छोटा होगा। स्थिति तो यहाँ से आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, कितनी दूरी पर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इसको साफ भी करना पड़ेगा ना। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 300 प्रति सेकंड है, ठीक है। जो कंपन हो रहा है, वो कंपन क्या हो रहा है, कोई ध्वनि हो रही है, उसमें जो स्रोत है, ठीक है, स्रोत यानी माध्यम, तो जो माध्यम है उसकी आवृत्ति, ठीक है, उसमें जो कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है, 300 कंपन हो रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 345 मीटर पर सेकंड है, जो वायु है उसमें ध्वनि की चाल कितनी है, 345 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ध्वनि स्रोत के 50 कंपन पूरे होने में, ध्वनि स्रोत के 50 कंपन, ठीक है, 1 सेकंड में 300 कंपन, तो 50 कंपन कब पूरे होंगे? पूरे होने के समय में, जितने समय में 50 कंपन पूरे हो रहे उतने में ध्वनि किसी दिशा में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें, ठीक है, यह लग रहा है 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में जो माध्यम है वह कितनी बार कंपन कर रहा है? इसमें जो कंपन हो रहा है, ठीक है, एक कंपन कितनी बार हो रहा है? 300, ठीक है, कितनी बार? 300। और ये जो आवृत्ति है, तो ये पूछ रहा है कि 300 बार 1 सेकंड करना, तो अगर ये 50 कंपन इतनी देर में कर रहा है, ठीक है, 50 इतनी दूरी में इसने 50 कंपन किए, और 50 कंपन इसने जब किए तो उतने में ध्वनि किसी दिशा में कितनी दूरी तय करेगी? तो यह दूरी जो ध्वनि ने तय की 50 कंपन पूरा करने में, यह दूरी कितनी होगी? तो जब कंपन होता है, ठीक है, तो एक कंपन में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ पर तरंग की बात करें, तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी, यह दूरी क्या है? एक कंपन में लगा समय, ठीक है, एक कंपन में लगा समय, यानी कि आवर्त काल, ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा आवर्त काल। और इस टाइम पीरियड में जितनी दूरी ध्वनि ने तय की, वह, यह टाइम पीरियड किसका होता है? स्रोत का होता है या माध्यम का होता है। लेकिन जो दूरी ध्वनि ने जो दूरी तय की, ध्वनि तो ऐसे होती है ना, ऐसे, इसके जो स्रोत होते हैं, जो कंपन होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। कहीं पर काफी पास पास है और कहीं दूर है, फिर पास है, ठीक है। तो अगर हम इसी की बात करें, इसके यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल चलता है ना, तो यहाँ पर ये जो चला, तो इसने मान लो इतना, जो एक कंपन करने में, यह इनका टाइम पीरियड है। और एक टाइम पीरियड में, मतलब एक आवर्त काल में ध्वनि जो दूरी चलती है, उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन करा रही हूँ, तो फास्ट थोड़ा सा करेंगे, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। जिनको पहला क्वेश्चन आ रहा है वो दूसरा क्वेश्चन करो, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन कर लेते तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करो, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो गया? लैम्डा। कितने देर में? एक आवर्त काल में। और एक आवर्त काल किसके बराबर होता है? एक कंपन में जो समय लगा उसके बराबर होता है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में जितना कंपन हुआ उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके वेग की, ठीक है, जो तरंग चल रही है, तो तरंग की जो स्पीड है उसको क्या कहते हैं? तरंग का वेग। तो तरंग का वेग होता है वह किसके बराबर होता है?
किसके बराबर होता है, एन लेमडा। यहाँ पर एम क्या है, एन क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, यहाँ क्या है, ध्वनि का वेग है। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, एन लेमडा के बराबर होता है। तो हमें एन क्या पता है, 300 पर सेकेंड है। ठीक है, 300, ठीक है, इंटू लेमडा क्या हमें पता करना है, क्यों, दूरी, लेमडा क्या होती है, एक दूरी जो उसने तय की है वो दूरी हो गई, ध्वनि द्वारा तय की गई एक आवर्तकाल में दूरी जो होती है वह तरंग दैर्ध्य है। तो यह क्या हो गया, लेमडा हो गया। अब जो इसका चाल है, जो वेग है वह क्या है, 345 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 345। ठीक है, तो अब हम अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा क्या हो गया, 345 बटा 300। ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर, आ जाएगा इसका कि नहीं आ जाएगा, 1.450, फिर 450, 150, 300, तो 145, 450, फिर एक बार में कटा तो 150, 150 तो 1500 कर दो, 3 × 5 = 15, 1.15। ठीक है, ये क्या हो गई, दूरी, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। ठीक है, 1.15 जो दूरी हो गई, 1 मीटर में इसकी दूरी हो गई। ठीक है, इतनी दूरी इसने तय की, कितने में, एक आवर्तकाल में इसने जो दूरी तय की वो इतनी है। तो अब पूछ क्या रहा है कि 50 कंपन पूरे होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक कंपन पूरा होने में 1.15 मीटर की दूरी उसने तय की है, तो 50 कंपन पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा, तो 50 गुणे 1.15, और अब यहाँ से करो 5 × 25 = 5, यहाँ से 2, 5 × 1 = 5, 6, 7 और 5 × 1 = 5। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, अभी यहाँ पे लगेगा। तो ये क्या हो गया, इसका दूरी मीटर में। ठीक है, 50 कंपन में जो दूरी तय हुई, जो लैम्डा लगा हो गया 57.5 मीटर। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, हम बिल्कुल नहीं मिटाएंगे इसको। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे जरा बताइएगा, किसी प्रोडक्ट का नाम आप मुझे नहीं बताएंगे। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर मिटाने के बाद मार्कर से मैंने मिटाया, मार्कर से जो मैंने लिखा उसके स्टेन आपको अभी भी दिख रहा है ना, तो आप मुझे बताएंगे कि यह जो स्टेन है वह एसिडिक है या बेसिक है, यानी जो मार्कर की इंक होती है वह इंक किसकी बनी होती है, एसिडिक है या बेसिक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होता है, कि पूछा भी गया है, मैंने खुद देखा है एसएससी के एग्जाम में, कि जो इसकी इंक है वह इंक किसकी बनी होती है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एसिडिक है या बेसिक है, और इसके मिटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे घरेलू उत्पाद बताएंगे, घरेलू कोई चीज़ें क्यों, और ये आप रीजन बताएंगे कि उसकी वजह से ये कैसे मिट सकता है। ठीक है, क्या रीजन है कि ये मिट सकता है उससे, लेकिन ये नहीं कि आप मुझे बता दो कोई प्रोडक्ट मार्केट का। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिखाई तो दिख ही रहा होगा आपको थोड़ा अंदर वाला, बट ये देखो अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में चलने वाली दो तरंगे हैं। ठीक है, दो तरंगे हैं, किसी माध्यम मतलब एक माध्यम है, माध्यम कितना है, एक ही माध्यम है, एक माध्यम में चलने वाली दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 3:4 है। मतलब आवृत्ति क्या है, n1 n2, ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहला ये पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, दूसरा ये पूछ रहा है कि आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। एक साथ नहीं पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य और अनुपात और आवर्तकाल का, ये पूछ रहा है पहला कि तरंग दैर्ध्य, इन दोनों का जो तरंग दैर्ध्य होगा उनका अनुपात क्या होगा, और इन दोनों तरंगों का जो आवर्तकाल होगा उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो इक्वेशन हमको सिर्फ वही पता है, v = n लेमडा। ठीक है, हमको सिर्फ इतना पता है। तो अब देखो जो v होता है वह एक माध्यम के लिए क्या होता है, बराबर होता है ना। एक माध्यम के लिए जो v होता है, तरंग का वेग होता है, वह किसी भी माध्यम में जितनी भी तरंगे चले, हर तरंग के लिए एक माध्यम में वह निश्चित होता है। ठीक है, माध्यम बदलने के साथ वेग बदल जाता है, लेकिन अगर एक ही माध्यम में 10 तरंगे चल रहे हैं तो हर तरंग का वेग सेम होगा। ओके, तो अब क्या हो गया, अगर हमने कहा कि पहली तरंग जो है उसके लिए v1 = n1 λ1, तो दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा, ये v1 e रहेगा
क्यों? क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये क्या हो गया n2 लैम्डा 2। यहाँ से ऐसे लिखो, अब समझ में आ रहा होगा। v मतलब पहली तरंग के लिए और v दूसरी तरंग के लिए, ठीक है। अब हमने इसका मतलब क्या हुआ कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ओके। और हमें क्या पता है, हमें जो पता है वह क्या है, यहाँ से अगर हम करें n1 n2 हमें पता है, तो n1 अपान n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, ओके। तो इसका मान क्या हो गया, 3 संबंधे 4 है, तो 3/4 बराबर लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1। यानी यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है इनका अनुपात क्या हो गया, 4 संबंधे 3। लैम्डा 1 का 4, लैम्डा 2 का 3, ठीक है। ऐसा वहाँ था, तो यह अनुपात किसके बराबर हो गया, आवृत्ति के अपोजिट है, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं, अगला क्या है, आवर्त काल का अनुपात। तो आवर्त काल का अनुपात देखते हैं। आवर्त काल क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/t होता है ना। आवर्त काल किसके होता है, इसके उल्टा होता है। तो अगर अब हम इसको देखें तो क्या होगा कि यही इक्वेशन हम यूज करते हैं, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 का मान क्या हो गया, 1/t1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1/t2 लैम्डा 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1/t1, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा 2/t2, ठीक है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब हम अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो अब क्या होगा, इसको अगर चेंज करें तो क्या हो रहा है, यहाँ से लैम्डा 2 यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा 1/λ2 इज इक्वल टू t1 यहाँ आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है। लैम्डा 1 के बराबर है t1, लैम्डा 2 के बराबर है t2। यानी कि अगर हम इसको करें यहाँ पर तो क्या हुआ, लैम्डा 1 क्या हुआ, लैम्डा 1 यहाँ से देखो, लैम्डा 1 क्या है 4/t2 क्या है, लैम्डा 2 क्या है 3, 4/3। तो t1 रेशियो t2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल और तरंग दैर्घ्य के बीच का क्या संबंध है और आवर्तकाल के बीच का क्या रेशियो है वो आपको यहाँ से मिल गया।